वेलकम यू ऑल। आज जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज रिगार्डिंग द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। आज का जो लेक्चर हुआ वो हम टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ। तो थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें हीट इंजन और रिवर्स ऑफ हीट इंजन को समझना होगा, जिसको हम रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। आज हम इन दो टॉपिक्स के बाद में बात करते हैं, फिर इसके बाद ही हम इन्हीं के जो स्पेशल केसेस है वहां से हम डिड्यूस करेंगे थर्मोडायनामिक लॉज। तो चले हम पहले हीट इंजन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम रिवर्स हीट इंजन, जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसको उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी एफिशिएंसी निकालने वाले हैं और साथ में परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर भी, उसका भी कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो हीट इंजन है क्या और हीट इंजन का प्रिंसिपल क्या है? सिंपली हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क में। सिंपल, एक सिंपल सी जो डेफिनेशन आप याद रखेंगे, हीट इंजन जो है ये हमें हेल्प करता है, मदद करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन में जो हमें इसकी जो पार्ट्स को समझना है, वो कैसे बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है और फंक्शन कैसे करता है। इसकी जो मेन पार्ट्स है, इसमें आता है सोर्स और सिंक और वर्किंग सबस्टेंस। ये तीन मेन चीजें हैं जो हीट इंजन में काम करते हैं और इन्हीं के बिना पे हम हीट इंजन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है और वर्किंग सबस्टेंस क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं। सोर्स, इसको हम हीट रिजर्वायर भी कहते हैं। यह हमेशा ग्रेटर टेम्परेचर पे होता है। सोर्स याद रखें, हमेशा इसका जो वैल्यू होता है टेम्परेचर का वो लार्ज होता है देन सिंक। अगर मैं यहां सोर्स ऐसे डेजिग्नेट करता हूं, इसका जो टेम्परेचर T1 है वो हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। सपोज एक सोर्स है जो टेम्परेचर T1 पे है, एक सोर्स है जो टेम्परेचर T1 पे है, ये हीट सप्लाई करता है वर्किंग सबस्टेंस को। यहां पे होता है कोई वर्किंग सबस्टेंस, गैस होता है, डिपेंड करता है किस मशीनरी की आप बात कर रहे हो, उसी हिसाब से उसमें जो गैस इस्तेमाल होता है उस गैस की बात कर रहे हैं। कभी कभी वाटर भी एज ए वर्किंग सबस्टेंस काम करता है, कभी कभी अमोनिया गैस भी वर्किंग सबस्टेंस काम करता है और डिफरेंट गैस होते हैं जो वर्किंग सबस्टेंस काम करते हैं। अब हमने यहां से हीट Q1 दे दी, वर्किंग सबस्टेंस से कुछ काम किया, कुछ वर्क किया, जिसका एरो हम यहां ऊपर से दिखा रहे हैं, W वर्क काम किया, और जो बाकी एनर्जी बची वो यहां सिंक की तरफ रिजेक्ट हुआ। यहां पे सिंक है जो एट टेम्परेचर T2 पे है, और जो उसने हीट ले ली, वो जो रिजेक्ट हो गई हीट, वो Q2 है। ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। T1 सोर्स हीट रिजर्वायर जो है वो एट टेम्परेचर T1 पे है और T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। यहां से हीट Q1 सप्लाई हुई सिस्टम को, जहां पे वर्क हुआ है, वर्किंग सबस्टेंस है जो काम कर रहा है। वर्किंग सबस्टेंस ने जो वर्क के लिए एक एनर्जी ले ली, वो W है, और जो बाकी एनर्जी बची वो Q2 यानी कि सिंक में चला गया, रिजेक्ट हो गई। अब यहां सोच सकते हो कि Q1 पूरा ही वर्क क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब हमें लास्ट में स्पेशल केसेस में मिलेगा। तो ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये आप सिंपल याद रखें। सोर्स से हीट Q1 निकल गई, कुछ काम किया W वर्क यहां की तरफ, और बाकी जो हीट बची वो सिंक में चली गई, और सिंक का जो टेम्परेचर है वो T2 है और T2 लेस देन T1 है। इसका मतलब ये हमें को हीट टेम्परेचर की डायरेक्शन है वो फ्रॉम हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तक है।
यानी कि टेम्परेचर जो मूव करता है, हीट को जो मूवमेंट दे रहा है, वो फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू दे रहा है। अब हम इससे इंजन की इफिशिएंसी निकाल देंगे कि इफिशिएंसी कितनी है और कैसे कैलकुलेट करते हैं हीट इंजन की इफिशिएंसी। और हम कैसे कह सकते हैं कि इफिशिएंट इंजन है या उसकी इफिशिएंसी कितनी है। हमें यहां से पता है कि जो हमने हीट दे दी Q1 वो इक्विवेलेंट है वर्क ने जितनी एनर्जी ले, जितना मैंने मैकेनिकल वर्क हुआ उसमें जितनी एनर्जी यूज हुई, प्लस और जो बाकी रिजेक्ट हुई सिंक में Q2 में। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। ये हमारे पास W आ गया। हम इफिशिएंसी जो है वो ईटा से डिस्कस कर, अल्फा से भी लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल रख ले आप, ईटा रखते हैं यहां पे। जो इंजन की इफिशिएंसी ईटा है दैट इज वर्क ओवर हीट सप्लाइड। ये आप याद रखें। यहां जो वर्क है वो है Q1 माइनस Q2, सॉरी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड जो है वो है Q1। तो इटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू, एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ये है फॉर्मूला। अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो आप यहाँ 100 मल्टीपल कर सकते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एफिशिएंसी। ये जो है परसेंटेज एफिशिएंसी और ये नॉर्मल एफिशिएंसी है। इसको मैं अदरवाइज भी लिख सकता हूं, नीटा इक्वल टू Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1 कैंसिल इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बटा Q1। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 3 तरीके हैं लिखने के। ये है एफिशिएंसी और ये है एफिशिएंसी परसेंटेज। अगर मैं कहता हूं कि सपोज मैंने जो हीट एनर्जी दी है वो मैंने 10 जूल दी है और वर्क जो हुआ है 7 जूल हुआ है और जो सिंक में चली गई वो 3 चली गई। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं। इफ हीट एनर्जी इज 10 जूल एंड वर्क इज डन by 7 joule and the rest of the 3 joule is rejected towards the sink, तो efficiency of इस हीट इंजन की क्या होगी वो सिंपली हम निकाल सकते हैं। नीटा इज इक्वल टू Q1 is 10, Q2 is 3 divided by Q1 is 10, so नीटा is equal to 10 minus 3 is 7 divided by 10, so नीटा is equal to 0.7 को आप परसेंटेज में डाल दीजिए, इट बिकम्स 70%। जब आप 100 मल्टीपल करेंगे तो ये ऑब्वियसली 7/10 into 100 ये 70% आ जाएगा। Go out of 10 joule, work is done, the working substance takes the value of 7 joule, तो इट मीन जो इफिशिएंसी परसेंटेज है 70% इफिशिएंट है हमारा इंजन, यानी कि 100% नहीं है, 70% ये काम कर रहा है और 30% बाकी जो एनर्जी है वो 30% एनर्जी रिजेक्ट हो रही है, जिसे हम एनर्जी डेसिपेशन भी कह सकते हैं, जाया हो रही है, सिंक में चली जा रही है, रिजेक्ट हो रही है। बाकी 70% इस इंजन में एफिशिएंसी है। अगर फॉर एग्जांपल यहां 8 चला जाता, फिर यहां 2 चला जाता, तो फिर 80% एफिशिएंसी है। अगर यहां पे 9 चला जाता, यहां 1 चला जाता, फिर 90% एफिशिएंसी है। तो ऐसे हम एफिशिएंट इंजन देख सकते हैं। और कभी 5 चला गया, यहां 5 चला गया, तो 50% एफिशिएंसी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी यू कैन चेक वेदर द इंजन इज एफिशिएंट और नॉट। तो ये सिंपल फॉर्मूला है एफिशिएंसी के। अब इसी एफिशिएंसी के कुछ स्पेशल केसेस है। सपोज
I have calculated the formula now. This efficiency is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1 or 1 minus Q2 over Q1. ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। अब अगर मैं इसकी स्पेशल केसेस लूंगा, if Q1 equal to Q2, suppose Q1 is equal to Q2, यानी कि सोर्स जितनी हीट दे रहा है उतना ही हीट सिंक में जा रहा है, तो इसका मतलब है वर्क कुछ नहीं हो रहा है। नीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 के बदले में Q1 ही दूंगा डिवाइड बाय Q1। एफिशिएंसी 0, इंजन एफिशिएंट नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जितनी सप्लाई हीट हुई वो सारी रिजेक्ट हो गई, तो कोई काम नहीं हुआ, नो वर्क इज डन, और कोई कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी नहीं हुआ है। सपोज इफ आई टेक द सेकंड केस, नीटा इज इक्वल, इफ Q1 is greater than Q2, if Q1 is greater than Q2, then नीटा is Q1 जो है डिनोमिनेटर में, that is greater than numerator, then नीटा is obviously less than 1। तो नीटा का वैल्यू obviously less than 1 होगा, क्योंकि Q1 डिनोमिनेटर में है, Q1 माइनस समथिंग Q2, जितना भी होगा देखते हैं, वो डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। Q1 इज ग्रेटर देन 1, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, ऑब्वियसली एफिशिएंसी विल बी लेस देन 1। और कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन, इफ Q2 इज ग्रेटर देन Q1, इफ Q2 इज, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है देन सोर्स से, यहां ज्यादा टेम्परेचर होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स ऑलवेज, हीट रिजर्व इज ऑलवेज एट अ ग्रेटर टेम्परेचर, और सिंक पे कभी टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा सोर्स से, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो द नीटा इज लेस देन 1, यानी कि इफिशिएंसी इज लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? यहां 1 इज नॉट एन एल्जेब्रिक 1, यहां 1 का मतलब है 100%, यानी कि इंजन की जो इफिशिएंसी है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। आप कभी भी इफिशिएंसी, अगर मैं केस सेकंड कहूंगा, सपोज इफ Q2 इज इक्वल टू 0, then नीटा will be equal to Q1 minus 0 divided by Q1, as Q1 over Q1 cancel 1, तो efficiency is 1। 1 stands here, efficiency 100%। कोई भी इंजन 100% आउटपुट नहीं दे देगा। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो Q1, वो पूरा Q1 वर्क करेगा, हीट डिसिपेशन नहीं होगी, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो 1 here stands for 100%, तो efficiency is always less than 100%। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में ये कहा, यहां अगर 7 जाता है तो यहां 3 जाता है, इफ आई सप्लाई 10 तो 70% हो सकता है, 80% एफिशिएंट हो सकता है, 90% एफिशिएंट हो सकता है, 60% एफिशिएंट हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी 100% एफिशिएंट। सो ऑलवेज एफिशिएंट इज लेस देन 1। यू कैन नेवर हैव एन आइडियल इंजन जिसका जो एफिशिएंसी होगी 100% होगी एंड नीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो एक आइडियल इंजन होगा, क्योंकि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होना ही होना है, और सिंक में थोड़ी एनर्जी जाएगी जो डिसिपेट होगी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ साउंड, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो डिपेंड करता है मशीनरी किस टाइप की होगी, इन टर्म्स ऑफ साउंड, यस एग्जैक्टली, तो वो डिपेंड करता है। तो ये 3 केसेस जो हमारे पास है,
इस इंजन के जो हीट इंजन हमारे पास है। सो आपकी एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी लेस देन 1। इस पैटर्न पे आपका इंजन काम करता है। और यहाँ एफिशिएंसी भी दिखाता है कि अगर 40% एफिशिएंसी होगी तो नॉट बी ए गुड इंजन, 50% भी होगी वो भी मुझे मतलब नहीं हो सकता है। तो बेटर कि वैल्यू 70 से अबव होना चाहिए एफिशिएंसी के लिए। ये था हीट इंजन का। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर। वो है इसी हीट इंजन का रिवर्स। इसी हीट इंजन का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ हीट इंजन इज नोन एज रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या है, आपका सिंक जो T2 पे था, अब एरो क्या होगा कि हमें सिंक से हीट लेनी है, वर्किंग सबस्टेंस भी काम करेगा यहां एक्सटर्नल। आप डायग्राम पिछली वाली याद करो, पिछली वाली डायग्राम ऐसी थी, ये वर्किंग सबस्टेंस था, एरो ऐसे था, यहां Q1 ऐसे आ रहा था और सिंक में हीट ऐसे जा रही थी Q2। ये T2 पे था, ये T1 पे था और ये W था। यहां T1 सप्लाई करता है हीट, यहां वर्किंग सबस्टेंस हीट लेते कर मैकेनिकल वर्क करता है और जो बाकी हीट बच जाती है वो T2 सिंक में चली जाती है इन टर्म्स ऑफ Q2 हीट। यहां हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं सिंक से इन टर्म्स ऑफ Q2। यहां आके यहां इसी सिस्टम पे वर्क डन हो जाता है, यहां वर्क सिस्टम करता है, यहां सिस्टम पे वर्क होता है, एरो डिसाइड करता है। एरो को देख लें आप, यहां सिस्टम पे वर्क होता है, उस सिस्टम पे थोड़ा वर्क हो जाता है, यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों मिलके फिर ये रिजर्वायर की तरफ चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ से सपोज T1 एंड इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड रेज its टेम्परेचर टू T1। ये दोनों डायग्राम आराम से देख लें आप, ये वर्किंग सबस्टेंस है, ये वर्किंग सबस्टेंस है। यहां पे हम रिजर्वायर या सोर्स से हीट Q1 देते हैं, उससे W वर्क हो जाता है और आधी हीट डिसिपेट होके सिंक में चली जाती है। सिंक ये सोर्स है। यहां उल्टा चलते हैं हम, यहां सप्लाई हीट करते हैं, यहां एक्सट्रैक्ट हीट करते हैं, यहां से हीट निकालते हैं सिंक से Q2 जब यहां पहुंच जाती है, यहां वर्क करते हैं सिस्टम पे, यहां वर्क करते हैं सिस्टम पे, W वो भी ऐड हो जाता है Q2 को और फिर वो ये प्लस ये यहां से निकल के सोर्स की तरफ जाता है। ये रेफ्रिजरेटर का मैकेनिज्म है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो स्टफ है, फ्रिज के अंदर जो स्टफ है वो किसी टेम्परेचर पे है, तो वहां से हम हीट निकालते हैं और बाय गिविंग द एक्सटर्नल सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहां से हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सिंक है और यहां से हम बाय इलेक्ट्रिकल सप्लाई फर्दर इसमें ऐड करते हैं एनर्जी को और फिर वो सोर्स की तरफ बाहर निकाल देते हैं। उस सिंक से हम सोर्स की तरफ हीट निकालते हैं बाहर की तरफ। अब हम इसको सेम वैसे ही यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी निकालना था, यहां पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। अगर आप इसकी फॉर्मूला देखें, देखो यहां से हीट एक्सट्रैक्ट की हमने Q2 प्लस वर्क सिस्टम वर्क किया, इस वर्किंग सबस्टेंस पे बाहर से एनर्जी दे दी, W इज इक्वल टू Q1। यहां उल्टा था, यहां था Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2। नहीं, यहां पे भी था W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, लेकिन यहां पे सप्लाई हीट थी, यहां एक्सट्रैक्ट हीट किया हमने, तो फिर यहां से ये हीट प्लस ये दिस, सो W comes out to be equal, W comes out to be equal Q1 minus Q2। ये हमारे पास वर्क आ गया। यहां पे हमने लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी, यहां पे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है ये कैसे परफॉर्म करेगा, यहां से एक्सट्रैक्ट हीट करेगा, जितने एक्सट्रैक्ट ये हीट करेगा रेफ्रिजरेटर से या फ्रिज से या इस मशीन से,
तो उतनी यहां पे कूलिंग ज्यादा होगी, तो रेफ्रिजरेटर में हमें कूलिंग ही चाहिए होती है। तो यहां से जितना एफिशिएंटली ये हीट को बाहर निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उसके अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो यहां हम परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू यहां हीट एक्सट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय वर्क, यहां उल्टा है। सो बीटा विल बी इक्वल टू heat extracted is Q2 divided by this is Q1 minus Q2. This is the formula for coefficient of performance. So beta will be equal to Q2 divided by Q1, beta percentage अगर मैं निकालूंगा, minus Q2 into 100. This is another formula, and this is the formula for the efficiency, for performance of the refrigerator. Beta is equal to Q2 divided by Q1 minus Q2, or Q2 divided by Q1 minus 200. So percentage, we can say percentage performance, coefficient of performance. This is beta. तो अब ये